आज हम चर्चा करने वाले हैं रासो साहित्य की। तो जैन साहित्य के संदर्भ में यह संकेत किया जा चुका है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य से भिन्न है और दोनों ही रचना शैलियाँ अलग अलग है। भूमियों में विकास भी अलग अलग हुआ है। जैन रासो काव्य में धार्मिक दृष्टि प्रदान होने से वर्णन की वह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई जो वीर गाथात्मक रासो ग्रंथों में मिलती है। इन काव्यों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं से चरित्र तथा प्रशंसा से है। फलतः इनका आकार रचनाओं की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है। रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी राजगण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषाओं के रूपों की झलक भी पाई जाती है। राजस्थान के कतिपय वृत्त संग्रहकारों ने अधिकांश रासो काव्यों के इन्हीं बातों के कारण अप्रमाणित रचनाएं मान लिया है। भाषा वैज्ञानिकों ने उन्हें समर्थ भी मिल गया, परंतु इतिहास के मर्म को समझने वाले विद्वान उन वित्त संग्रहों के कथनों पर विश्वास नहीं करते। सत्य यही है कि रासो काव्य की रचना आदिकाल में ही हुई थी। उसमें जो अंश जो जोड़े गए हैं वह अप्रक्षिप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार रासो काव्य जो है मुख्य है। उसमें देखिए पहला है खुमान रासो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 9वीं शताब्दी की रचना माना है क्यों उसकी 9वीं शताब्दी के में चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। राजस्थान के वृत्त संग्रहकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताया है क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राजसिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है और इसी आधार पर वो इसको आदिकाल की रचना नहीं मानना चाहते। वास्तविकता यह है कि इस काव्य का मूल रूप 9वीं शताब्दी में ही लिखा गया था। तत्कालीन राजाओं ने सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियों का यथार्थ ज्ञान तथा भाषा आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग में भी इसके तथ्य के प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस ग्रंथ की प्रमाणित हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। राजाओं के युद्धों और विवाहों के सरल वर्णनों से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है। संदर्भानुसार नायिका भेद, षड ऋतु आदि के चित्रण भी देखने को मिलते हैं। राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की धारा भी आदिकाल से अंत तक चली है। वास्तु वर्णनों के पर्याप्त रमणीयता इसमें दोहा, सवैया, कवित आदि छंद भी देखने को मिलते हैं तथा इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। राजाओं के वर्णनों पर आधारित होने पर भी इसमें काव्यात्मकता सरस वर्णन का प्राचुर्य है। एक उदाहरण देखिए, पीऊ चित्तौड़ न आबिऊ सावण पहली तीज, जोवे बाट विरहणी खिण खिण अणवे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरबो न देह, पछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेश। तो प्राचीन काल में मुद्रण के अभाव के कारण लिपिकर्ता जैसा लिखते थे वैसा ही ग्रंथ की भाषा का रूप होता था। धार्मिक साहित्य में धार्मिक भावना के कारण शब्दों के मूल रूप में रक्षा का प्रयत्न किया था, किंतु रासो काव्य के प्रति वैसा कोई आग्रह नहीं होता था। अतः उनकी भाषा पर लिपिकर्ता की भाषा के रूपों में प्रभाव पड़ते रहते थे। इस काव्य की भाषा के साथ यही हुआ। वस्तुतः ग्रंथ के मूल रूप तक पहुँचने के लिए प्रामाणिक पाठ संपादन ही आवश्यक है। उसके बाद देखिए अगला जो है वह है बीसल देव रासो। इस ग्रंथ की रचना नरपति नालह कवि ने 1155 ईस्वी सन में की थी, जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण में वह स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि 1272 मंजारी जेठवदी नवमी बुधवारी नालह रसायन आरंभई शारदा टूठी ब्रह्मकुमारी काश्मीरा मुख मंडली रास प्रसंगो बीसल देवराई।
तो प्रथम पंक्ति से संवत 1272 वर्ष भी माना गया है, किंतु अधिकांश विद्वान 1212 मानते हैं। कुछ वृत्त संघकारों ने इस ग्रंथ को भी आदिकाल की रचना नहीं माना। यह संभव है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन होते रहे हो, किंतु उसमें इसकी प्राचीनता समाप्त नहीं हो जाती। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन प्रतियों के आधार पर सिद्ध किया है कि यह कृति 14वीं शताब्दी ईस्वी सन में लिखी गई थी। नवीन खोजों में एक प्राचीन प्रति मिलती है जिसमें इस काव्य का रचना काल 1016 ईस्वी सन सिद्ध होता है। इसमें यह पंक्ति मिलती है, संवत 673 जानी नालह कबीसर सरणी वाणी। तो इस प्रकार देखिए कि बिसलराव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की कृति राजमती और अजमर के चौहान राजा बिसलदेव की तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। राजमतु की बातों से यह रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। संदेह रासत के समान ही बिसलदेव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति में से सरस है। मेघदूत और संदेह रासक की संदेश परंपरा इसी में से ही मिलती है। तो यह उसकी कथा है। उसके बाद देखिए हमीर रासो। तो प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिलते थे और उन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। उनका अनुमान था कि इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हमीर की प्रशंसा चित्रित होगी, किंतु राहुल जी ने उन पदों को जज्वल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। अतः सांगदरकृत हमीर रासो का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। अभी तक इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है। उसके बाद आते हैं परमाल रासो। उत्तर प्रदेश के आलाखंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। यह रासो काव्य लोकगेय काव्य था, अतः इसमें मूल की सुरक्षा नहीं हो सकी। इसके अनेक अंश बाद में जोड़े गए हैं तथा अनेक अंशों में वर्णन और भाषा संबंधी परिवर्तन किए गए हैं। धीरे धीरे आल्हा लोकगीत की एक शैली ही बन गया, अतः आधुनिक विषयों पर आल्हा लिखे जाने लगे हैं। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के अभाव में मौखिक रूप में उपलब्ध आल्हा खंड के आधार पर परमाल रासो के साहित्य स्वरूप के विषय में कुछ भी कहना कठिन है। 1865 ईस्वी सन में चार्ल्स इलियट ने जिन आल्हा खंड का प्रकाशन करवाया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित था। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो पाठ निर्धारित किया था और नागरी प्रचारिणी सभा में इसका प्रकाशन करवाया था। आखिरी है, अगला है पृथ्वीराज रासो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उन्होंने चंद्रबलदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रबलदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। इनके जन्म काल के संबंध में कई धारणाएं हैं। शुक्ल जी ने इनका जन्म 1168 माना है तथा लिखा है कि रासो के अनुसार यह भट्ट जाति के जागत नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया है। यह वंश वृक्ष शास्त्री जी को नानूराम भाट से प्राप्त हुआ था जो स्वयं को चंद का वंशज मानता था। उसके कथानुसार चंद के 4 पुत्र थे जिसमें चतुर पुत्र जल्लण था जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर उसके देश ले जा रहा था उस समय
चंद जी महाराज के साथ गया तथा अपने पुत्र जलहन को पृथ्वीराज सौंप गया। इस संबंध में यह उक्ति भी प्रसिद्ध है। तो इसकी विस्तृत जानकारी मैंने पृथ्वीराज रासो की जो कथा वस्तु की चर्चा की है उसमें है, वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार 64 से ज़्यादा रासो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें कई अप्राप्य है, कई अप्रामाणित घोषित होते हैं, मगर फिर भी जो रासो काव्य जो देखने को मिलता है वह अन्य साहित्य से बहुत विस्तृत और अच्छी तरह लोक गाथाओं में वर्णित लिखा हुआ मिलता है। शुक्रिया।